27 बात करता है कि जितनी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो कोई भी हो, मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, उसका टैक्स फ्री है। देखो ये है हमारा टॉपिक आज का। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग भी ध्यान दें, और जो लोग ऑफलाइन एनालिसिस से जुड़े हुए हैं वो फीचर्स आज हम पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट में। फीचर्स हमने पढ़ लिए, एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। फीचर्स में प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट, इससे आपका कल के टेस्ट में पेपर में कुछ है डेट किया, यही वाली शीट है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा क्योंकि मैंने नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो हमारी जो फीचर्स में हमारे दो तरीके से बटा हुआ सिस्टम, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल हमारे यूएस में फॉलो किया जाता है, और पार्लियामेंट की एग्जांपल इंडिया और यूके में है। सिंगल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमको ड्यूल एग्जीक्यूटिव वाला रोल देखने को मिलता है। बेसिकली दोनों में ही रियल एंड नॉमिनल हेड्स होते हैं, पर सिंगल में रियल और नॉमिनल हेड एक ही बंदे होता है, और यहाँ ड्यूल जहाँ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे रियल और नॉमिनल हेड अलग अलग है। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो किसी चीज नहीं लेता है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि वो बाकी अफेयर्स को लेकर के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। पर इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट हर चीज की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे फॉलो की जाती है, यानी पावर बटी रहती है, जबकि यहाँ फ्यूजन ऑफ पावर आता है, पावर मिली जुली रहती है। सब इसको यूज कर। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, सब लोग नहीं, सॉरी, सब सारी गवर्नमेंट यहाँ पे यूज। पॉलिटिकल होमोजेनिटी नॉट नेसेसरी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी नेसेसरी। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एक्सप्लेन नहीं करना मुझे, नॉर्मली क्या है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसका इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं। जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें नहीं है क्या है यहाँ पे इन्वॉल्व होना उनका जरूरी है, पॉलिटिकल इन्वॉल्व। लोअर हाउस हैज फिक्स टर्म, लोअर हाउस का फिक्स टर्म होता है यहाँ पे, पर यहाँ पे जो है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस होता है, तो लोअर हाउस कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। चलो, तो क्यों, मतलब इंडिया में जो लोअर हाउस होता है बेटा, पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो इंडिया में लोअर हाउस डिसॉल्व हो सकता है। क्या है कि 5 साल का जो टेन्योर होता है वो कभी भी खत्म हो सकता है, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द होता है, या फिर हम बोले कैबिनेट में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर्ड by the Indian Constitution which was adopted by Constitution Assembly of India on 26 नवंबर 1949। adopted इस वर्ड को शीट, अच्छा शीट जो है, शीट में adopted वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। adopted हमने कब किया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949 को, एंड बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950 को। पेज नंबर 2 चल रहा है, ठीक है, 1950 ये इफेक्टिव, यानी कब कॉन्स्टिट्यूशन आया ये डेट थी, सॉरी कब कब आया ये डेट थी, और कब अप्लाई हुआ, लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया, लोगों को दिया गया, वो 26 जनवरी 1950। ये दो डेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लीजिए एग्जाम में। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फ्रेमवर्क दैट डिमार्केट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताते हैं यहाँ बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल पॉलिटिकल यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, उसके स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बताता है, ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ड्यूटीज भी बताता है, यानी डीपीएसपी के बारे में बताता है, एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ये सारी चीजें बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी के बारे में हमें बताता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, अच्छे से पढ़ लेना, टेस्ट में इसका क्वेश्चन है। ओके, अब देखो ये कुछ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे, ठीक है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की खास बातें इंडिया के। तो भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है, और 470 आर्टिकल इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन हमने बहुत जगह से ली है, यानी हमारे सोर्सेज बहुत हैं, बहुत जगह से हमने इसको कॉपी किया है। जैसे यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट ली, यूके से हमने पार्लियामेंट वाला कॉन्सेप्ट दिया है बेसिकली। ठीक है, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अमेंडमेंट्स बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी। बेसिकली क्या यहाँ कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, सख्त भी है, और फ्लेक्सिबल भी है, हल्का भी है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंड करने की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉ चेंज करने की बात आती है, तो वहां पे अमेंडमेंट हमारे दो तरीके से हो सकते हैं, मेनली स्पेशल मेजॉरिटी से हो सकता है और सिंपल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी वो होती है जहां पे 50% से एक बंदा ज्यादा अगर वोट कर देता है एक तरफ, तो हम बोलते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से वो चीज पास हुई है। और जहां पे 2/3 बंदे लगे टोटल स्ट्रेंथ के, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल वर्ड्स में स्पेशल मेजॉरिटी। यानी अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 2/3 कितना हो गया, 100 का
100 का 2/3 कितना हो गया? 67, 67, 66 नहीं 67 है ना, 66 तो एग्जैक्ट 2/3 हुआ, 2/3 में एक बंदा और जोड़ो। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होगा? मान लो 100 लोग हैं तो उसके 67 लोग उस चीज को पास करने के लिए जरूरत होगी उतने लोगों की, ठीक है। और अगर सिंपल मेजोरिटी मान लो वही 100 लोग हैं तो कितने लोगों से वो चीज पास होगी? 50 + 1 51 लोगों से वो चीज पास। अब आ गया फेडरल सिस्टम। हमारा जो है फेडरल सिस्टम है, यानी कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो दो हिस्सों में वर्क करती है, सेंट्रल और स्टेट में। और हमारे पास यूनिटरी बाइस है और हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से वर्क करती है, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की है, मतलब हमारे यहाँ पार्लियामेंट से वर्क करती है। हमने इससे पिछले वाले पॉइंट में ही पढ़ा, हमारे यहाँ दो तरह की दुनिया भर में गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री, ठीक है। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी मोनार्कल गवर्नमेंट होती है। अब आइए सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी कि हमारे पार्लियामेंट सुप्रीम है और जुडिशियल उससे अलग है, इंडिपेंडेंट है। जुडिशियल भी सुप्रीम, यानी इंडिया में जुडिशरी की भी वही वैल्यू जो पार्लियामेंट की है, बस दोनों अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके का काम करती है। पार्लियामेंट लॉज बनाने का काम करती है और जुडिशरी लॉज को चेक करने का। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जुडिशरी की बात हुई है तो जुडिशरी हमारी कैसी है? इंटीग्रेटेड है, मिली जुली है और साथ में इंडिपेंडेंट है, कोई और उसे इफेक्ट नहीं कर सकता है। इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया जुडिशरी जो है हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बटी हुई है, ठीक है। जो लिखा हुआ भी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यहाँ लिखा हुआ है सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, मुनिसिपल कोर्ट, ये सारी इसकी एग्जाम्पल हो गई आपकी सबॉर्डिनेट। तो यानी हमारी जुडिशरी के बेसिकली तीन हिस्से हैं, एक है सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा है, उसके बाद है हाई कोर्ट जो उसके नीचे है, और उसके नीचे है सबॉर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, इंटीग्रेटेड मतलब होता है मिलजुल के काम करना। सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर देगा, हाई कोर्ट वो मानेगा, हाई कोर्ट कुछ ऑर्डर देगा, वो लोअर कोर्ट मानेगी, लोअर कोर्ट कुछ गलत करेगा, हाई कोर्ट उसे सही करेगा, हाई कोर्ट कुछ गलत करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे सही करेगी, मिलजुल के काम चलेगा भाई, ठीक है। वो हो गया इंटीग्रेटेड। फंडामेंटल राइट्स हमारा वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि आर्टिकल आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो शीट में अपने आर्टिकल को ART भी लिख सकते हैं, पूरा आर्टिकल भी कर समझ में। आर्टिकल का मतलब होता है लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे चैप्टर नंबर 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, विच इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये गवर्नमेंट का स्पेशल पावर, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लोगों को डायरेक्शन दे सकती है, लोगों के लिए वर्क कर सकती है, अपनी ख्वाहिश से, अपने दिल से कुछ काम करना चाहे। और साथ में कुछ लॉज भी इसके अंदर दिए हुए हैं जिसपे ये बोला गया, उनको ताकीद की गई है कि आप इस पे वर्क करिए, ठीक है। लेकिन हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं कि उस पर काम करना ही करना है, तो हम कह सकते हैं कि काम करो, ठीक है। गवर्नमेंट के हाथ में वो काम करती है या नहीं करती। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आता है रोड बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, लोगों के लिए सेफ्टी क्या मेडिकल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, या दवाएं जेन्युइन मेडिसिन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट खुद से चेक कर सकती है, उसके लिए हमें उनको कहने की जरूरत नहीं। या लोगों को भी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या हो गया? चीज़ों को गंदा मत करिए, पेड़ पौधों को मत काटिए, मतलब इन्वायरमेंट को हाँ मत करिए, ट्रेन या इस तरह की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनको गंदा मत करिए। ये सारी चीज़ें डीपीएसपी में, हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं। ये आर्टिकल 36 से 51 तक दी हुई है, जो कि 12 से 35 के आगे मेंशन, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है चैप्टर वाइज, अगर हम चले पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4A। ये वाला 4A है, 3, 4 एंड 4A, ये चैप्टर के नाम है, इसके चैप्टर के नंबर है इसके। तो पार्ट को ही हम चैप्टर बोलते हैं, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A, ठीक है। अब बात करते हैं सेकुलर स्टेट की। सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट दे रखा है 25 से 30 में, ओके। 25, 26, 27, 28, 29, 30, ओके। सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट 25 से 30 में दे रखा है। 25 से 28 तक रिलीजन और रिलीजन मैटर्स की बात करता है, रिलीजियस मैटर्स की बात करता है। और 29 से 30 में एजुकेशनल एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है। 29 और 30 किस चीज की बात करता है? एजुकेशन एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की। और 25 से 28 बात होती है रिलीजियस माइनॉरिटीज की एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशन की ही बात करते हैं, बस फर्क है कि 25 से 28 बात करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, 29 बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, और 30 बात करता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। जानते हैं आप लोग व्हाट इज इंस्टीट्यूशन?
इंस्टीट्यूशन, एमयू इज अ, कैसे बोला आपने, इंस्टीट्यूशन तो आप लोग जान ही नहीं रहे। हाँ, एमयू इंस्टीट्यूशन है या एमयू यूनिवर्सिटी है? बिल्कुल ठीक है, इंस्टीट्यूशन वो कोई भी जगह हो सकती है जहां पे आपको कुछ चीज प्रोवाइड की जा रही है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। लाइक दिस कोचिंग एनएलसीसी कैन बी कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशन, कहला सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम चार्ज कर रहे हैं पैसा, पर एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या यूनिवर्सिटीज चार्ज नहीं कर रही है पैसा? नहीं कर रही है। वी आर ऑल्सो चार्जिंग मनी एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ऐसा तो नहीं फ्री में करा रही है, हाँ फ्री जैसा जरूर है, ठीक है, लेकिन फ्री नहीं है ना। ठीक है, अब बात होगी इसकी रिलीजियस माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज मतलब हो गया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जहाँ रिलीजन की बात की जाए, सिखाया जाए। ठीक है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज क्या होगा? रिलीजन से जुड़े लोगों की बात की जाए। एजुकेशनल माइनॉरिटीज क्या होगा? एजुकेशन से जुड़े लोगों के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, और तीसरा यानी 30 की अगर हम बात करें, बेटा समझना एग्जाम में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मतलब ही होगा ये माइनॉरिटी ही की बात करें। यहाँ पे ना रिलीजन की बात होगी ना यहाँ पे एजुकेशन की बात होगी, यहाँ पे बात होगी माइनॉरिटी लोगों की। माइनॉरिटी कौन है? अदर देन हिंदूज। इंडिया में हिंदू को अगर हम हटा दें, हिंदू के अलावा जितने भी हैं, दे ऑल आर माइनॉरिटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं नहीं बोल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है माइनॉरिटी। ठीक है, हिंदू हो तो भाई आप तो मेजोरिटी हो यार, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन हो गए? मेजोरिटी हो गए। बेसिकली 25 से 28 वो आपको राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप अपने रिलीजन को बचा सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। स्टेट का कोई रिलीजन ये भी सी में दे रखा है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है ये तो है, यानी कि कंट्री इंडिया का कोई रिलीजन ये भी सी में दे रखा है। फिलहाल ये है कि जैसे हम हिंदूज हैं, फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज को अपना जो रिलीजन प्रोटेक्ट करना है, वो कहाँ से प्रोटेक्ट कर रहा है? कौन से लॉ से? मान लो वो अगर अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा है घर पे या मंदिर पे, ठीक है, उस पर कोई हमला होता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको जो उसके साथ जो गलत हुआ, तो उसके खिलाफ किस लॉ के तहत जाकर कोर्ट में कंप्लेन करेगा? भाई मैं तो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि मेरी आज़ादी है। मैं अपने मंदिर में घंटा बजा रहा था, पूजा कर रहा था, है ना, आरती कर रहा था, जो भी कर रहा था, ये मेरा राइट है, जो कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ देता है? यही सारे जो राइट है मुझे 25 में मिले हुए हैं। अगर ये इसके खिलाफ आप जाओगे तो मैं आप पे कंप्लेन करूंगा। अब वो चाहे कोई भी बंदा XYZ, उस पर कंप्लेन कहाँ होगी? आर्टिकल 25 के तहत होगी। केस कहाँ दायर होगा? आर्टिकल 25 तो वायलेशन में। अब आर्टिकल 25 आता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो वो अदर लॉज को लेकर आता है साथ। अब इसमें धारा कौन सी लगेगी? अगर आती बात की सजा वाली बात आती है, तो सजा के लिए हम लोग जाएंगे आईपीसी। सजा दिलवानी तो आईपीसी में, पर कानून कौन सा लगेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तरीके से बात होगी। अब वही मुस्लिम पे आ जाओ। मुस्लिम अपने घर में नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, मुस्लिम अपने घर में नमाज पढ़ा है या मस्जिद में नमाज, ये मेरा राइट क्या है? ये मेरा राइट टू प्रोफेस है, राइट टू प्रैक्टिस है। मैं अपना रिलीजन अपने पे फॉलो भी कर सकता हूँ, अपने दोस्तों को बता भी सकता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, और मैं ये भी बोल सकता हूँ मैं किस में बिलीव करता हूँ। आई कैन ऑल्सो टेल कि मेरा गॉड अल्लाह है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या हुआ? ये मुझे राइट कहाँ से मिला है? यानी मुझे इसको करने से कोई रोक नहीं सकता है। वो 25 बोलता है, समझ गए? ठीक है, अब भाई 26, 27, 28 क्या है? वो फर्दर बताता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप किसी को जबरन कन्वर्ट कर रहे हैं, जबरन कन्वर्ट आप नहीं कर किसी भी रिलीजन में, कि भाई नहीं हमारा रिलीजन अच्छा, हमारे में ही आ जाओ, हमारे में ही आ जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। आपने किसी को अपने रिलीजन के बारे में बताया और उसको वो रिलीजन पसंद आया, वो खुद से बाद में जाके कन्वर्ट कर लिया, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था डजेंट मैटर, उसने कन्वर्जन कर लिया। अब वो चाहे हिंदू बन गया, चाहे मुस्लिम बन गया, चाहे क्रिश्चियन बन गया, उससे कन्वर्ट किया आपकी बातें सुन के, तो क्या होगा? वो जबरन नहीं कहलाएगा, जबरन। प्लस 27 बात करता है कि जितनी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो कोई भी हो, मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, उसका टैक्स फ्री है। उसके जो भी चीज़ें हो, बिजली या एनीथिंग, उस पर बिल्कुल पूरा का पूरा टैक्स फ्री, टैक्स नहीं लगेगा। बट फीस ली जा सकती है, तब क्या हुआ? चंदा लिया जा सकता है। कोई भी ले ले, गवर्नमेंट भी उसके नाम पे चंदा ले सकती है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत उसमें फंडिंग कर रही है तो। और अगर बिल्कुल भी नहीं फंडिंग कर रही है तो लोग खुद भी चंदा लेते हैं। आपने देखो मस्जिद में वो भी चलता है, ठीक है, मंदिर में भी दान पेटियां लगी रहती हैं, तो वो सब वो एक बेसिक है। लेकिन टैक्स गवर्नमेंट नहीं ले सकती, समझे? टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। और 28 भी इससे से रिलेटेड बात करता है कि कोई बच्चा अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पढ़ रहा है, तो वो अपना रिलीजन, अगर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपना रिलीजन के हिसाब से वहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर किसी रिलीजन दूसरे रिलीजन के इंस्टीट्यूशन पढ़ रहा है, तो वो दूसरे रिलीजन वाले इंस्टीट्यूशन आपसे कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अपने रिलीजन की वहाँ पे नहीं करवा सकते हैं। खास तौर से ये स्कूल के लिए और कॉलेजेस के लिए बोला गया। मैं मुस्लिम हूँ और मैं जाके पढ़ रहा हूँ क्रिश्चियन स्कूल, क्रिश्चियन प्रेयर कराता है या क्रिश्चियन कुछ भी कराता है, या हिंदू स्कूल में जाकर पढ़ा हूँ जो कि महीने में या कभी उनके यहाँ क्या है पूजा होती है, जो भी कुछ होता है, अगर वो मैं वहाँ हूँ उसका पार्ट हूँ, मैं उस असेंबली में खड़ा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो मुझसे सिंग करने को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 28 मुझे प्रोटेक्ट करता है। आई हैव अ राइट टू। मैं उसका कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर बुराई करते पकड़ा गया देन मैं गलत हूँ। और अगर मैंने खामोश रहा, खामोश रहना चूज किया, वो मुझ पर केस नहीं कर सकता। ये फीचर्स क्यों मैं आपको एक्सप्लेन करूँ? क्योंकि ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो कि हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज मतलब अम्बेडकर साहब या उनकी टीम थी, उन्होंने बड़े दिमाग से बनाया है।
और उन्हें बहुत फ्यूचर देखते हुए ये चीज़ें बनाई हैं जो कि हमको आज भी प्रोटेक्ट कर, ठीक है। अब देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अगेन वन ऑफ द मेन चीज, ये क्या होता है, चाहो तो उसके आगे लिख लो, इसे वोटिंग बोलते हैं, वोटिंग की एज, ठीक है। वोटिंग की एज का मतलब क्या हो गया, 18 साल की एज फिलहाल, इससे पहले हमारी जो एज थी वो 21 साल थी वोटिंग की। अब आप 18 के हो, बिना बात का चले जाओ और जाके वोट दो, नहीं है, ऑब्वियसली बात, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, जब वोटिंग हो रही हो आप तभी वोट दे सकते हैं, वोटिंग नहीं हो रही है बिना बात का जाके कूद खोल के आप जबरदस्ती के आज मैं वोटिंग दूंगा, ऐसा नहीं होता। अगेन एवरीथिंग विच इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम रिस्ट्रिक्शन। रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी को कन्वर्ट नहीं कर, अगेन कन्वर्ट इज नॉट अलाउड इन कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रैक्टिस इज अलाउड। सिंगल सिटीजनशिप हो गया, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि इंडिया में आप अगर इंडिया के हो तो आप इंडिया ही के हो बेटा, ठीक है, एक ही आप को फॉलो करो, यानी यूएस की नागरिकता आप नहीं ले सकते, चाइना की नहीं ले सकते, कहीं की नहीं ले सकते, अगर आप इंडिया में हो तो, इंडिया की छोड़ोगे तो कहीं और की लोगे। पर ये चीज़ मतलब ये भी अगेन यूनिक फीचर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बात करें इंडिपेंडेंट बॉडीज, जैसे इंडिया में सिर्फ जुडिशरी नहीं, सिर्फ जुडिशरी नहीं इंडिपेंडेंट है, बाकी कुछ और भी बॉडीज हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो अपने फैसले ले सकती हैं, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो अपने फैसले खुद से ले सकते हैं, फाइनेंस वाली, ठीक है। अब इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में दिए हुए, जैसे मैंने इनके पार्ट लिखा है, पार्ट 3 पार्ट 4 है, ऐसे ही इमरजेंसी दे रखा है पार्ट 18 में, यानी चैप्टर नंबर 18 में दे रखा है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हमारे यहाँ 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है, ठीक है, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे यहाँ 3 लेवल पे गवर्नमेंट मौजूद है, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायत। पंचायत थर्ड नंबर, पंचायत इंक्लूड्स म्यूनसिपैलिटीज ऑल्सो, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी को हम तीसरे नंबर, जबकि दोनों अलग हैं, पर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। ये कुछ खास फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, मेन करेंगे।